अभी बहुत लोग बोल रहे होंगे भाई एप्पल की जगह पेड़ ही गिर गया था। ऐसा नहीं बोलते से। तो अगर यहाँ पे अगर मैं सपोज करता हूँ कि ये पॉइंट है जहाँ पे एक सेंटर है, ओके, तो जब मैं सेंट्रीपिटल बोल रहा हूँ तो ये पीछे की ओर जा रहा है सेंट्रीपिटल, बट जब मैं सेंट्रीफ्यूगल बोल रहा हूँ तो ये इसके आगे साइड जा रहा है सेंट्रीफ्यूगल। तो इसका मतलब ये है कि कोन समझ लेना, प्लेटिंग कर लेना भाई, ये कोन है, ठीक है। मैंने कोन ड्रॉ किया, हमारा क्या बन गया, थीटा स्क्वायर इक्वल टू के विच इज कांस्टेंट एंड हमारा आर का क्यूब। अभी क्या करेंगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नंबर कम आएगा, या मैं कम पढ़ूंगा नंबर ज़्यादा आएगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब So hey everyone. This is our first chapter of gravitation, class 10 का चैप्टर नंबर 1 है और हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। 1 डे 1 चैप्टर इन 1 शॉट, एक 1 शॉट वीडियो के अंदर हम पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं। ऐसे जितने भी चैप्टर्स हैं हम एग्ज़ाम के पहले सारा ख़त्म करेंगे। 20 डेज़ के अंदर आपका साइंस पार्ट 1 ख़त्म हो जाएगा। तो यार ये चैप्टर 1 है, तो मैं टेक्स्ट बुक का ही रेफरेंस ले रहा हूँ फॉर टीचिंग, क्योंकि इसके लिए अगर मैंने सोचा स्लाइड्स वगैरह बनाने के लिए तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था और उसमें क्या होता है कुछ पॉइंट्स छूट भी जाते हैं। बट यह क्या होगा कि यहाँ पे जो कीवर्ड्स रहेंगे वो सारे मेरे सामने रहेंगे और उसे मैं हाईलाइट करते चलूँगा, जिससे कि अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से या पेन ले लो, उससे हाईलाइट करते चलना और उससे नोट्स भी बना सकते हो या बिना नोट्स से भी पढ़ सकते हो। ओके, तो ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग अपना चलते हैं इसकी होम पेज पे। तो साइंस का पार्ट 1 है ये, जिसके अंदर ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि हम कल करने वाले हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये सब चैप्टर्स करने वाले हैं। 10 दिन के अंदर ये पूरा पार्ट 1 खत्म हो जाएगा। ओके, तो पहला चैप्टर ग्रेविटेशन, चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन को। तो ग्रेविटेशन यहाँ पे कुछ सब टॉपिक्स है, पहले हम वो देख लेते हैं। सब टॉपिक्स लाइक ग्रेविटेशन and circular motion and centripetal force, then Kepler's law, Newton universal law of gravitation, acceleration due to gravity, free fall and escape velocity। तो ये टॉपिक्स है इस चैप्टर के। तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि तुम लोग मतलब एकदम ज़ीरो से लेके चल रहा हूँ, मतलब कि 9 इन द सेंस कि ग्रेविटेशन का जी भी नहीं पता और मतलब बेसिक्स भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। मैं उस बेस से लेके चल रहा हूँ और पूरा चैप्टर तुम्हें आ जाएगा इस 1 घंटे की वीडियो के अंदर। तो ओके, तो फर्स्ट ग्रेविटेशन समझते। ग्रेविटेशन एक्चुअली होता क्या है? तो ग्रेविटेशन मतलब लाइक यहाँ पे स्टोरी जो हमने बहुत ज़्यादा फेमस स्टोरी है यहाँ पे ग्रेविटेशन की, जो थे ये न्यूटन ने डिस्कवर किया, सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन का डिस्कवरी किया था। एक्चुअली वो एक एप्पल ट्री के नीचे, ये मतलब एक मे बी रियल हो, बट जहाँ तक ये एक अजम्पशन बेस स्टोरी है, ये मे बी ये रियल नहीं है। बट यहाँ पे क्या था कि ये सर आइजैक न्यूटन एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और वहाँ पे उनके ऊपर एप्पल आके गिरा, फॉलिंग एप्पल्स फ्रॉम अ ट्री। ओके, तो उन्होंने ही स्टार्ट थिंकिंग लाइक कि ये जो एप्पल है वो हवा में ही क्यों नहीं रुका, या वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, या वो लाइक एज राइट नहीं गया, लेफ्ट नहीं गया, वो नीचे ही क्यों गिरा। मतलब वो ऐसा सोचने लगे, यहाँ पे मेंशन भी है, वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों नहीं गया, या वो फ्लाई क्यों नहीं हो गया, या वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं गया, वो नीचे ही क्यों गिरा। तो वो इस बेस पे सोचने लगे। अभी बहुत लोग बोल रहे होंगे भाई एप्पल की जगह पेड़ ही गिर गया था। ऐसा नहीं बोलते। तो ग्रेविटेशन, ठीक है, तो ये स्टोरी समझ में आया जो एक एसम्पशन पे बेस था। तो इस बेस पे ग्रेविटेशन का स्टार्ट हुआ। ये एक ओरिजिन पॉइंट था जहाँ पे उनको एक थॉट आया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन, द फिनोमिना ऑफ अ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर बाय सर आइजैक न्यूटन। हैज़ द स्टोरी गोज, द डिस्कवरी ऑफ द फोर्स बाय सीइंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री ऑन द ग्राउंड। वही जो सब मैं बताया वही सब यहाँ पे इस पूरे पेज में लिखा हुआ है। एक्चुअली जो चैप्टर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं। और जितने भी चैप्टर्स हुए, ग्रेविटेशन हो गया, साउंड हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये सब जो चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शन हो गया, तो सारे चैप्टर्स हमारे बुक के अंदर हैं और सब हमें आता है। ये ऐसा सुन के लग रहा होगा ये क्या बोल रहे हो, बट सब हमें आता है। बट हमें वो क्या होता है ना, जो हमें पता होता है वो उसको बुक की लैंग्वेज में उसका नाम अलग करके कर देते। सपोज कि तुम्हारा कोई एक दोस्त है, उसका नाम घर का अमन है एंड बाहर सब लोग उसको बोलते हैं रविकांत। तो तुम्हें तो बाहर का रविकांत पता था, बट तुम गए वहाँ पे तो कोई बोला कि भाई वहाँ पे अमन है, उससे जाके मिल लो।
फिर तुम्हें पता नहीं अमन कौन है, उसके बारे में तुम जानते भी नहीं हो, बट फिर जाके मिला अरे ये तो रविकांत था, तो मतलब घर का नाम उसका अलग था बट बाहर कुछ अलग हो गया। तो ये सेम चीज़ हमें पता सब होती है, ग्रेविटेशन, केमिकल रिएक्शन सब पता होता है, बट क्या होता है बुक में उसकी लैंग्वेजेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दी जाती हैं और वो इस बेस पे हो जाता है कि हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है बट हमें वो पता नहीं होता और डर लगता है। बट ऐसा जब उसको हम लोग अपने डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो हमें सब एकदम बहुत ईजी नल्ला समझ में आएगा। तो ठीक है, ग्रेविटेशन समझ में, यहाँ से इसका डेफिनेशन है। ग्रेविटेशन का जो फर्स्ट लाइन देख रहे हो, द फिनोमिना ऑफ अ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर बाय सर आइजैक न्यूटन। ओके, एंड वही एप्पल का एग्जांपल, वो फॉल हुआ एप्पल ऐसा वैसा, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पूरे पेज में यही है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। एक्चुअली जो ग्रेविटेशन होता है ना, वो पूरा जो अर्थ है, अर्थ के सेंटर तक वो जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर तक अट्रैक्ट करता है। मतलब ये अर्थ है यहाँ पे, जहाँ पे ये सर आइजैक न्यूटन बैठा हुआ है, तो वहाँ पे बीच में जो देखो एरो है वो एक सेंटर पॉइंट है अर्थ का। तो कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, यहाँ पे मून के पास हो या इस ट्री के ऊपर हो या किसी दूसरे यूनिवर्स में हो, कहीं ना कहीं उनके बीच में फोर्स लग ही रहा है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आप अपने घर से देख रहे हो, तो हम लोग के भी बीच में कहीं ना कहीं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बट वो कुछ भी हो सकता है बट है। ओके, मेरे हाथ में ये माइक है, इसके और मेरे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसे हर एक चीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मेरे पीछे वॉल है और मैं हूँ, तो हम दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सबके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो उसी बेस पे यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट मून पे हो, कहीं भी हो, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब कि अर्थ है, अब सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं जितना अब तक मैंने बोला। अर्थ है, अर्थ का एक सेंटर पॉइंट है, बीच का पॉइंट है। कहीं भी ऑब्जेक्ट हो वो सब सेंटर की ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्शन होता है, तो उसी को ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ओके, चाहे वो मून पे हो, चाहे वो कहीं भी हो, वो अट्रैक्ट हो रहा है अर्थ के सेंटर के साइड। बस यही हो गया अपना ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट। इसके अंदर डेफिनेशन था, फिनोमिना जो था उसको डिस्कवर किया सर आइजैक न्यूटन ने। एंड यहाँ पे एप्पल का एग्जांपल दिया है। बस बेसिकली यहाँ पे स्पीच पे यही था। अब चलते हैं यहाँ पे दूसरा टॉपिक है फोर्स एंड मोशन। ये समझते हैं ये क्या है फोर्स एंड मोशन। तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट दिया हुआ है, सर आइजैक न्यूटन, जो कि एक ग्रेट साइंटिस्ट थे बिटवीन 42 एंड 1727। ये आप रीड कर लेना, जो कि काफ़ी ग्रेट साइंटिस्ट थे उस टाइम के, इंग्लैंड में बॉर्न हुए थे। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लॉज दिए, लॉस ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, थियोरी ऑफ ग्रेविटी, ये सब सारी चीज़ दी इन्होंने। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स की बात करें, फोर्स एंड मोशन की, तो सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअली फोर्स बहुत टाइप के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो इससे बहुत टाइप के फोर्स होते हैं, बट यहाँ पे क्या मेंशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सर्कुलर मोशन, दिस टू थिंग विच वी हैव टू स्टडी इन देयर। तो पहले समझते हैं सर्कुलर मोशन। इसके नाम से ही पता लग रहा है ये सर्कुलर मोशन, कि ये सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहा है। कुछ सर्कल जैसा है, सर्कल सर्कल तो सबको बेसिक सा पता है सर्कल, तो कुछ सर्कल जैसा है। यहाँ पे सर्कुलर मोशन की बात की जा रही है। और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है ये दोनों समझते हैं। सर्कुलर मोशन के नाम से तो कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ चीज़ जो सर्कल हो, गोल हो, बट सेंट्रीपिटल से नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या हो सकता है। तो मैं क्लियर करता हूँ इसे। देखो, जो फोर्स होता है वो दो टाइप का है, और एक सेंट्रीपिटल, एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो आपको 11th और 12th में मिलेगा, बट मैं अभी के लिए बता दे रहा हूँ। सेंट्रीपिटल हो गया, एक सेंट्रीफ्यूगल हो गया। सेंट्रीफ्यूगल हमारे सिलेबस में नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स है बस, बट हम दोनों समझते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, जो सेंट्रीपिटल है, सेंट्रीपिटल, देखो जब मैं सेंट्रीपिटल बोल रहा हूँ तो जो मेरे लिप्स है वो पीछे के साइड जा रहे हैं। ओके, पीछे के साइड जा रहे हैं, माउथ के सेंटर में पीछे के साइड जा रहे हैं। ओके, एंड जब मैं सेंट्रीफ्यूगल बोल रहा हूँ तो जो मेरे लिप्स हैं वो बाहर, मतलब उससे जो, अगर यहाँ पे अगर मैं सपोज करता हूँ कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक सेंटर है। ओके, तो जब मैं सेंट्रीपिटल बोल रहा हूँ तो ये पीछे की ओर जा रहा है, सेंट्रीपिटल। बट जब मैं सेंट्रीफ्यूगल बोल रहा हूँ तो ये इसके आगे साइड जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल। तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रीपिटल कुछ होगा कि जो सेंटर की साइड जाए, टुवर्ड्स द सेंटर, एंड सेंट्रीफ्यूगल जो होगा वो कहाँ जाएगा, वो अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा। मतलब सेंट्रीपिटल जो है वो सेंटर के पास जाएगा, एंड सेंट्रीफ्यूगल जो है वो सेंटर से दूर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन मतलब कुछ सर्कल जैसा, एंड सेंट्रीपिटल मतलब सेंट्रीपिटल, इसका मतलब कि कुछ सेंटर के पास जा रहा है चीज़ें। ओके ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, स्टोन एंड एक स्टिंग। स्टिंग मतलब एक रस्सी या धागा, जो भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे इसने सपोज इस बंदे ने एक लिया, स्टिंग लिया। ओके, स्टिंग में क्या किया, एक स्टोन बांध लिया।
ओके, और उसको क्या किया, उसको ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट किया। ओके, ऐसा घुमाना स्टार्ट किया तो वो क्या हुआ, वो ऐसा गोल गोल घूमने लगा। तो ये क्या बना रहा है, सर्कुलर मोशन। क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। ओके, तो जब सर्कुलर मोशन होता है ना, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, और वहाँ पे हमें टेंजेंशियल डायरेक्शन मिलता है। अभी टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या होता है, देखो अभी यहाँ पे जो सर्कल बन रहा है, ये सर्कल के साइड से देखो यहाँ पे एक एरो गया है ऐसा, फिर एक एरो यहाँ पे गया है, तो एक एरो उसके पीछे भी वैसा गया होगा, उसके पीछे भी एक ऐसा एरो गया होगा, समझ रहे हो, मतलब हर एक पॉइंट पे ऐसे ऐसा एरो जा रहा है। तो वो एरो ही हमारा क्या हो गया, टेंजेंशियल डायरेक्शन। मतलब कि हम पढ़े होंगे मैथ्स में भी अपने, कि सर्कल से कोई भी एक पॉइंट टच करके जो जाता है वो हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है। ओके, वो टेंजेंट होता है बेसिकली। यहाँ पे फिर सर्कुलर मोशन के अंदर उसको टेंजेंशियल डायरेक्शन बोल दिया गया है। यहाँ पे जो ये सर्कल है, इस सर्कल से एक पॉइंट से एक लाइन जा रही है, जो उसको बोल दिया टेंजेंट। लाइक ये जो लाइन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि देखो, जब अभी मैं रस्सी लिया, ओके, मैं उसको ऐसा गोल गोल घुमा रहा हूँ, तो मैं जब उसको गोल गोल घुमा रहा हूँ तो वो ऐसा घूमेगा, बट फिर वो क्या करेगा, वो टेंजेंट जो दिखा रहा है वो ऐसा एरो। तो अगर मान लो कि जैसे कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आप कर्सर देखो माउस का, इस पॉइंट पे मैंने उस रस्सी को छोड़ दिया, तो स्पीड में रहेगा, और स्पीड में रहने के बाद जब मैं उसे छोड़ दूंगा तो क्या होगा, वो यहाँ से इस साइड की ओर चला जाएगा, मतलब इस साइड ऐसा वो चला जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट पे छोड़ा होता तो इधर चला जाता, तो अगर मैं इस पॉइंट पे छोड़ा होता वो इधर चला जाता, और अगर इस पॉइंट पे छोड़ा होता वो इधर चला जाता। तो समझ में आ रहा है, टेंजेंशियल मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जो एक सर्कल से टच करके जा रहा हो। लाइन पासिस टू वन पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज टेंजेंट। ओके, तो देखो समझ में आया टेंजेंट का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, और यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंट हो रहा है। बट देखो यहाँ पे ये ब्लू कलर की जो लाइन है, ये सेंटर की ओर एरो दिखा रहा है, सेंटर बीच में है। तो मतलब जब ये ऐसा घूम रहा है ना, तो ये जो सेंटर है ना, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो मतलब वो सेंट्रीपिटल हो गया, सेंटर की तरफ खींच रहा है मतलब सेंट्रीपिटल हो गया। तो ऐसे सेंट्रीफ्यूगल भी है, वो अपनी साइड करेगा। तो इस बेस पे ये बैलेंस रहता है। ओके, बट हमें सेंट्रीपिटल समझना है, तो यहाँ पे सेंटर की ओर ये फोर्स लगाएगा, और ये सेंट्रीपिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पे अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा है। अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, एक ऐसा फोर्स जो किसी भी हर ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा हो, लग रहा हो, मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल एंड इट्स डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। समझ में है कि अ फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट along the tangent, a force act any object moving along a circle and its direction टुवर्ड्स द सेंटर मेन पॉइंट है। आप सेंट्रीपिटल का डेफिनेशन लिख रहे हो, उसका कीवर्ड है टुवर्ड्स द सेंटर। कुछ भी लिखो, कुछ भी बना के लिखो, बस उसमें मेंशन कर देना टुवर्ड्स द सेंटर, पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सेंट्रीपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग। समझ में है, सेंटर सीकिंग मतलब कि सेंटर के पास जाना, सेंटर के पास आकर्षित होना। ओके, सेंट्रल सीकिंग है वो, सेंट्रीपिटल क्या है, सेंट्रल सीकिंग है वो। ओके, तो यहाँ पे हमारा, हमने यहाँ पे बेसिकली साइंटिस्ट के बारे में समझा अबाउट आइजैक न्यूटन, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेकंड टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि क्वेश्चन पूछेगा कि डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, डिफाइन सर्कुलर मोशन, डिफाइन टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो यहाँ पे 3 टॉपिक इस पेज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स, सेकंड सर्कुलर मोशन, एंड थर्ड टेंजेंशियल मोशन डायरेक्शन। सर्कुलर मोशन मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में घूम रहा है, वो क्या हो गया, अपना सर्कुलर मोशन हो गया। ऑब्जेक्ट विच इज रिवॉल्व अराउंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड हैज सर्कुलर मोशन। ओके, एंड सेंट्रीपिटल क्या हो गया, अ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड थर्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके, मूविंग along a circular path its velocity in tangential direction। ओके, तो 3 टॉपिक समझे हम। तो अभी वेलोसिटी भी यहाँ पे चलेगा। ओके, अभी इतना इस पेज में बेसिकली हमने 3 टॉपिक समझा। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। क्लियर हो, मैं थोड़ा पास हो जाता हूँ। एक्चुअली गाइस पता है, ये वीडियो दोबारा शूट हो रहा है, मतलब पूरा सेशन कंप्लीट हो गया था अपना, पूरा ग्रेविटेशन मैंने पढ़ा चुका हूँ। मतलब शायद अगर ये सेशन अच्छे से हो गया होता तो इस टाइम में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था। बट वही बात है ना, मैं माइक यूज़ कर रहा था, एंड पूरा जब लेक्चर्स ख़त्म हो गए तो ये मैंने देखा कि फिर जब अपना लेक्चर्स दिखा तो वहाँ पे वॉइस आ नहीं रहा था। तो मैं वॉल्यूम वगैरह अपना देखा इंक्रीज़ किया, सब तो फिट है, फिर वॉइस नहीं आया। तो फिर पता लगा कि जो माइक है वो स्विच ऑफ हो गया, एंड वो ऑफ हो गया था, मैंने उसे नोटिस नहीं किया, और उस बेस पे वो वॉइस को रिकॉर्ड नहीं कर पाया।
तो अभी मैंने इसको चार्जिंग पे प्लग इन किया एंड अभी ये चार्ज होगा, और तब तक मुझे बिना माइक के करना पड़ेगा बिकॉज लेट कर नहीं सकते। बट अब तक सेशन हो गया होता, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, घंटों की मेहनत गई गाइस। केपलर लॉ है वो बेसिकली हमें क्या बता रहा है, प्लैनेट से रिलेटेड टॉपिक देगा, अबाउट प्लैनेट, वो कैसा मोशन कर रहे हैं, उनके बीच का फोकल लेंथ, दिस ऑल थिंग्स हमें कहाँ से मिलेगा, केपलर लॉ से मिलेगा। ओके, Kepler law, planetary motion had been observed by the astronomers since ancient time before a Galileo। देखो गलीलियो क्यों यहाँ पे मेंशन किया गया, गलीलियो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी किया टेलीस्कोप का, बट रियलिटी में हंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गलीलियो का उन्होंने डिस्कवर किया था टेलीस्कोप का, बट वो इतना एडवांस नहीं था, तो गलीलियो ने जैसे उसे मॉडिफाई किया है, उसे एडवांस किया है और उन्होंने लाया मार्केट में, बट डिस्कवर किसी और ने किया था, बट नाम अभी गलीलियो का यूज़ होता है। ओके, तो वही है, तो ठीक है, गलीलियो के पहले गलीलियो ने टेलीस्कोप लाया जिस बेस पे जो प्लैनेट की स्टडी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होने लगी, सब क्लियर, मतलब ज़्यादा एडवांस हो गई। बट उसके पहले भी प्लैनेट की जो स्टडी थी वो होती थी। अभी सोच रहे होगे कि उसके पहले कैसे होती होगी, इतना दूर, मतलब कैसे ही लोग प्लैनेट की स्टडी करते होंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है, नेक्ड आई, मतलब अपनी नॉर्मल आँखों से देखते थे, समझ में आया, अपनी नॉर्मल आँखों से ही स्टडी करते थे। उसके बाद गलीलियो ने जब डिस्कवर किया टेलीस्कोप का, तो फिर उसके बाद टेलीस्कोप का यूज़ किया जाने लगा फॉर द स्टडी ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ओके, तो केपलर लॉ से ये क्लियर है कि अबाउट प्लैनेट के बारे में है। एंड सेकंड, स्टडी नेक्ड आई से की जाती थी पहले बिफोर द डिस्कवरी ऑफ टेलीस्कोप। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे एक टॉपिक है इलिप्स। तो एन इलिप्स इज अ कर्व ऑब्टेन, एन इलिप्स इज अ कर्व ऑब्टेन, मैं इसको हाईलाइट करता पॉइंट को, जो एन इलिप्स इज अ कर्व ऑब्टेन व्हेन अ कोन इज कट बाय एन इंक्लाइंड प्लेन, इट हैज़ द टू फोकल पॉइंट। ओके, ये टॉपिक को मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ क्या ये कह रहा है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि इलिप्स क्या होता है, बेसिकली एक कर्व होता है जो कि हमें मिलता है कोन को कट करने पे इंक्लाइंड प्लेन पर। समझते हैं, एक कोन ड्रॉ करता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, और ये कोन समझ लेना, प्रेटेंड कर लेना भाई कि ये कोन है, ठीक है। एक मैंने कोन ड्रॉ किया और इसके ऊपर मैं एक इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ करता हूँ। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, एक 2D प्लेन डायग्राम होता है बेसिकली। क्या है, एक 2D प्लेन डायग्राम। ओके, तो ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन हो गया, विच इज़ मीन 2D प्लेन डायग्राम, जो इसके ऊपर रखा। और फिर इसको यहाँ से अगर कट करें, यहाँ से अगर ऐसा कर्व में कट करेंगे तो कर्व निकल के आएगा, कर्व विच मीन्स ओवल टाइप का होगा, तो कर्व निकल के आएगा। तो जो कर्व रहेगा वो बेसिकली अपना क्या होगा, वो अपना होगा इलिप्स। समझ में आया, क्या होगा, वो इलिप्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, इस डायग्राम को देख के क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक कर्व है, इस कर्व को इसने यहाँ पे कट किया, बीच में जो सर्कल जैसा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा होगा इलिप्स। ओके, इलिप्स ऐसा दिखता है, समझ में आया, इलिप्स ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे देखो इलिप्स ऐसा क्या है, यहाँ पे जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, ये ब्लू वाली लाइन जो ओवल शेप जैसा दिख रहा है, ये बेसिकली अपना इलिप्स हो गया। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे मेंशन है टू फोकल पॉइंट। देखो फोकल पॉइंट क्या होता है बेसिकली, सपोज डेट कि मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, वेट, देखो यहाँ पे ये मान लो सपोज डेट कि अपना सोलर सिस्टम है, और इस जो ये सर्कल है इस पे हमारा अर्थ जो है और जो भी प्लैनेट्स है वो रिवॉल्व करते हैं इस इलिप्स पे। ओके, और जो मेरा सन है, जो हमारा सन है, वो बेसिकली सनी पाजी यहाँ पे है। तो ये जो सन हो गए, ये इस चैप्टर में एस से डिनोट किया गया है, सन हर जगह तो अगर एस दिखता है तो विच मीन्स इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एस। तो जो सन है यहाँ पे, ये सन क्या हो गया, ये एक फोकस हो गया, क्या हो गया, फोकस हो गया, समझ में, तो ये फोकस हो गया। तो बस फोकस का मतलब यही हुआ कि एक फोकस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इट हैज़ टू फोकल पॉइंट, जो इलिप्स होंगे उसके पास कितने फोकल पॉइंट होंगे, टू फोकल पॉइंट होंगे, जैसे कि यहाँ पे F1 दिख रहा है और यहाँ पे F2 दिख रहा है। समझ में आया, ओके, इलिप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ओके, डेफिनेशंस का यहाँ से नोट कर लेना। ओके, ठीक है, अभी अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो कैपलर्स था, कैपलर लॉ जो है वो बेसिकली कैपलर साइंटिस्ट ने दिया, ये समझ में आया। एक साइंटिस्ट थे कैपलर, उन्होंने लॉ दिया प्लैनेट के बारे में, कि अबाउट प्लैनेट के बारे में, उनके रिवॉल्यूशन के बारे में, उनके मोशन के बारे में उन्होंने लॉ दिया। तो इस लॉ का नाम उनके नाम पे पड़ा कैपलर्स के। तो उन्होंने बेसिकली 3 लॉ दिए कैपलर लॉ के अंदर। अभी समझते ये 3 लॉ क्या हुआ है। एक्चुअली फ़ैन भी बंद है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, अभी कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अभी माइक नहीं है तो वॉइस क्लियर के लिए कुछ तो करना होगा ना। ओके, तो कैपलर्स लॉ समझते क्या होता है बेसिकली। ओके,
कैपलर्स लॉ, कैपलर्स के 3 लॉ थे, ये क्लियर हुआ। कैपलर्स लॉ क्यों होता है? कैपलर्स लॉ के 3 लॉ होते हैं। और फर्स्ट, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ अ सन एट वन फोकी। देखो एक वर्ड मैंने हम लोगों ने समझा यहाँ पे, विच मीन फोकस, FOCUS। देखो समझते बेसिकली इसका मतलब, देखो यहाँ पे फोकी यूज़ हुआ है। फोकी और फोकस दोनों मतलब सेम है। देखो जब फोकस कितना, जब फोकस एक होता है, जब फोकस एक होता है तो उसे हम लोग फोकस बोलेंगे, समझ में आया। बट जब फोकस एक से ज़्यादा होगा उसे हम फोकाई बोलेंगे, समझ में आया, एक क्लियर हुआ। मतलब सिंगुलर अगर है तो फोकस एंड प्लूरल है तो फोकाई, समझ में आया। ओके ठीक है, तो फोकी दोनों का मतलब एक ही होता है, बट सिंगुलर के लिए ये यूज होता है एंड प्लूरल के लिए ये यूज होता है। ओके ठीक है, तो भाई ये जाएगा कैसे? हाँ ठीक है, ओके ओके। तो कैपलर, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, जो प्लैनेट है उनकी जो ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट पे वो मूव कर रहे हैं, जिस पाथ पे उस मूव कर रहे हैं, दिस इज नोन एज ऑर्बिट। ओके, तो जो ऑर्बिट है प्लैनेट का इज एन इलिप्स विथ अ सन एट वन ऑफ द फोकाई। मतलब सन, उसमें तो बहुत सारे फोकाई होंगे बट उसका एक वन ऑफ फोकाई कौन है? हमारा सन। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बताया कि जो सन है एक फोकाई है किसका? इलिप्स का। जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं उस पे जो एक फोकस पॉइंट है वो हमारा सन हो गया, समझ में है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सन एक जो है वो एक फोकाई है जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं अराउंड द इलिप्स। ओके ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये सन है, ये सन यहाँ पे इस फोकस पॉइंट पे, यहाँ पे जो हमारे प्लैनेट से वो मूव कर रहे हैं, प्लैनेट ए, प्लैनेट बी, प्लैनेट सी, यहाँ पे सब मूव कर रहे हैं। तो इनका सबका जो जो वन फोकस है वो कौन है? वो है सन, समझ में आया। तो इसका एक फोकाई हो गया ये। ओके, तो समझ में आया फर्स्ट लॉ, फोकाई और फोकस की यूज़ हो रहा है, ये भी समझ में आया। ओके, और यहाँ पे मैंने पहले बता चुका कि जो सन है वो किससे इंडिकेट किया जा रहा है, किससे डिनोट किया जा रहा है? कैपिटल एस से। ओके गॉट इट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं कि हमारा जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कैपलर्स का। ओके, जो सेकंड लॉ है कैपलर्स का वो ये कहता है कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल्स एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है विच इज नोन एज स्वीप, SWEEPS। इसका मतलब होगा कवर करना। क्या? कवर करना। इसका एक न्यू वर्ड हो गया स्वीप। ओके, तो मतलब कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, जो लाइन जॉइन हो रहा है प्लैनेट से और सन के बीच में, वो कवर कर रहा है इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसका मतलब कि जो यहाँ पे एक प्लैनेट है, ओके, इसको एक प्लैनेट ए है और बी है, तो यहाँ पे मान लो प्लैनेट ए और प्लैनेट बी। ओके, मैं वेट, यहाँ पे जो प्लैनेट ए है एंड प्लैनेट बी है, यहाँ पे जो प्लैनेट ए है एंड प्लैनेट बी है, इनको यहाँ से यहाँ पे मूव करने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में 1 महीना लग रहा है। कितना? 1 महीना लग रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने में। और यहाँ पे सी पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट डी है, इसको पॉइंट सी से पॉइंट डी पे जाने में 1 महीना लग रहा है, समझ में आया। ए से बी पे 1 महीना लग रहा है एंड सी से डी पे भी 1 महीना ही लग रहा है। मतलब कि जो लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन है, जो लाइन है यहाँ पे इनके बीच का, ओके, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर भी प्लैनेट है, यहाँ पर भी प्लैनेट है, और दोनों को यहाँ से यहाँ भी जाने में सेम इंटरवल ऑफ टाइम लग रहा है, सेम एरिया वो कवर कर रहे हैं सेम टाइम में, और यहाँ पर भी सेम एरिया कवर कर रहे हैं सेम टाइम में, समझ में आया। ओके ठीक है, और इस एग्जांपल में बस वही बताया जो मैंने आपको ओरली बोला, पढ़ लेना। ओके ठीक है, एंड स्वीप्स मतलब क्या होगा कि एक एरिया कवर करना, एरिया विच मीन्स कवर करना होता है किसी भी चीज़ को, दिस इज नोन एज स्वीप। ओके
ठीक है। अभी कैपलस का थर्ड लॉ समझते हैं क्या होता है। कैपलस थर्ड लॉ, the square of its period of a revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean of a planet from the sun। ओके, तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि इफ r इज एवरेज डिस्टेंस, मतलब कि r क्या, अगर r जो है वो एक मीन है, एक एवरेज, मतलब सपोज करते हैं जो r है वो एक एवरेज डिस्टेंस है ऑफ अ प्लेनेट फ्रॉम द सन। ओके, मतलब जो डिस्टेंस है प्लेनेट और सन के बीच का वो एक एवरेज डिस्टेंस, वो आर हम सपोज करते हैं। ओके, एंड टी इज़ द टाइम पीरियड, उसको इतना टाइम लग रहा है कवर करने में, आर हमारा वो हो गया, टी एक टाइम पीरियड है। ओके, ठीक है, रिवॉल्यूशन ऑफ देम। तो ये क्या कह रहा है कि जो टी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे आर क्यूब से। टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बीच में एक अल्फ़ा का साइन यूज़ हुआ है। ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे आर क्यूब के। ये जो अल्फ़ा जैसा दिख रहा है दिस इसको प्रोपोर्शनलिटी का साइन कहते हैं। इसका मतलब कि अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा जो आर है ये भी इंक्रीज़ होगा। ओके, और अगर ये डिक्रीज़ हो रहा है तो आर भी डिक्रीज़ होगा। इसका मतलब हो गया ये यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, क्योंकि अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है। ओके, तो एक रूल है कि अगर हम टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो अगर मैं टी का स्क्वायर और ये जो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है यहाँ पे, अगर मैं इसको हटाता हूँ, क्या करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। ओके, प्रोपोर्शनल अगर मैं हटा देता हूँ यहाँ से तो आ जाएगा इक्वल। क्या आ जाएगा, इक्वल। अगर मैं ये जो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है अल्फ़ा वाला जो मैंने बताया, अगर इसको मैं हटाता हूँ तो इक्वल आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर, आर का क्यूब है, बराबर। इतना सब इतना क्लियर था। पर जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, मतलब कोई भी एक नंबर आएगा के, कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोल देंगे, उस कांस्टेंट को हम लोग बोल देंगे जो भी उस कैपलर्स कांस्टेंट या जो भी रहेगा वो, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक है, ये कांस्टेंट आ गया यहाँ पे। ओके, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, टी का स्क्वायर इक्वल टू के विच इज़ कांस्टेंट एंड हमारा आर का क्यूब। अभी क्या करेंगे कि जो आर का क्यूब है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में उसको उस साइड भेज देंगे इक्वल के, वो डिवाइड में चला जाएगा। ये सब आप बेसिक्स में पढ़े होंगे। ओके, टी स्क्वायर वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आर का क्यूब हो जाएगा और इक्वल टू के हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ठीक है। के इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। और ये जो यहाँ पे इतने बड़े में कैपलर्स थर्ड लॉ में लिखा है, ये यही फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखते हैं। मतलब बेसिकली ये फॉर्मूला बोल सकते हैं कि देखो, द स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर है किसका, टाइम पीरियड का, ठीक है, किसका, टी टाइम पीरियड का स्क्वायर है। ओके, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे था, क्यूब ऑफ इट्स मीन स्क्वायर। समझ में, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ठीक है। तीनों लॉ समझ में आए कैपलर्स के, कैपलर्स ने 3 लॉ दिए। ओके, तीनों लॉ हमने समझा, इलिप्स समझा, ठीक है। ओके, ठीक है। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या हुआ, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये बेसिकली क्यों, ये क्या कहना चाहता है इस वहाँ पे कि ऑल द ओवर कंसिडरेशन। यहाँ पे मैं एक पॉइंट हाईलाइट करता हूँ जो आपको जानना चाहिए। ओके, वेट, न्यूटन्स फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ द ग्रेविटी। इन्होंने ग्रेविटी का थ्योरी दिया था, यूनिवर्सल ग्रेविटी का। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के हिसाब से क्या कहते हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। ओके, इतना समझ में है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, देखो, ये जो पहला पैरा जितना मैंने हाईलाइट किया है कि क्या कह रहा है कि इस थ्योरी के हिसाब से यहाँ पे हर दूसरी चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है एक दूसरे को। सपोज डेट
ये मेरा जो भी है वट एवर, एंड ये और मेरा कवर है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, दोनों चीज़, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे। अगर आप अपने घर में बैठ के और लेक्चर्स देख रहे हो मेरे, और मैं अपने यहाँ पे बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हम दोनों के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, जो कितना भी हो सकता है वो, बट हो रहा है। इस हर चीज़ में, अगर ये फ़ोन है, ये कैमरा है, ये रिंग लाइट है, जो भी यहाँ पे चीज़ें, लैपटॉप है, तो ये सब एक चीज़ दूसरे से कितना हो रही है। जितनी भी यूनिवर्स में, मैं इस जगह पे बैठा हूँ, मैं इस यूनिवर्स में हूँ, दूसरी यूनिवर्स में भी कुछ होगा, तो वहाँ से यहाँ तक का भी कोई कनेक्शन है, यहाँ अट्रैक्शन है। समझ में आया? तो ये वही कह रहा है कि हर एक पॉइंट जो है यहाँ पे, हर एक चीज़ का क्या है, अट्रैक्शन है टुवर्ड्स, एक फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। वो कितना भी कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, समझ में, बट फोर्स लग रहा है। दिस इज नोन एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पूरे यूनिवर्स में ये एप्लीकेबल है। ओके, फिर सेकंड, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने बताया, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ में आया? मैं ज़्यादा पढ़ूंगा मेरा नंबर ज़्यादा आएगा, मैं कम पढ़ूंगा मेरा नंबर कम आएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नंबर कम आएगा, या मैं कम पढ़ूंगा नंबर ज़्यादा आएगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब यूनिवर्स में क्या होगा कि वो उल्टा होगा, एंड डायरेक्ट में क्या होगा, वो दोनों ऊपर जाएंगे, दोनों नीचे आएंगे। और उसमें यूनिवर्स में एक 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 ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, और एक नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा। समझ में आया? ओके ओके, इतना समझ में आया? तो देखो, जो फोर्स है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास। एंड यहाँ पे हम दो चीज़ समझ जाते हैं। पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन। समझ में आया? डायरेक्ट मतलब क्या होगा कि दोनों साथ में बढ़ेंगे, दोनों साथ में नीचे जाएंगे, और इनवर्स में एक बढ़ेगा एक घटेगा, एक घटेगा एक बढ़ेगा। बस इससे ये क्लियर करो, इसका डेफिनेशन आगे समझते हैं हम लोग। ओके ओके, देखिए यहाँ पे कैपलर्स के बारे में दिया हुआ है, पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके ओके, यहाँ पे कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं, और ये फार्मूलाज हैं यहाँ पे। ओके, देखो, एफ के बीच में इसको ए मत समझ लेना। दिस इज नोन एज अल्फा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को डिनोट करता है। ओके, तो यहाँ पे एफ है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2। क्या? एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 और M2 से, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर से। और यहाँ पे फिर देखो, जब मैंने बोला है कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये साइन हटता है, तो एक इक्वल लग जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा। समझ में आया? क्या हो जाएगा? इक्वल लग जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट हमें क्या मिला? जी मिला। ओके, तो ये मैंने हटाया, ये मैंने हटाया, और यहाँ पे मुझे क्या मिल गया? जी मिल गया। और M1 एंड M2 एंड डी का स्क्वायर। समझ में आया? M1 क्या है? वो मास है। क्या है? मास है। ओके, एंड डी क्या है? डी हमारा डिस्टेंस है। समझ में आया? ओके, ठीक है। हियर जी इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल कांस्टेंट। समझ में आया? यूनिवर्सल कांस्टेंट यहाँ पे जी को डिनोट किया जा रहा है। ओके, इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ दिया था, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ जो कि आप सभी को याद करना है। ओके, उसका कोई भी ऑप्शन नहीं। वो क्या मैंने खुद से लिखा? नहीं, किसी और ने लिखा, अंकल ने लिखा? नहीं, वो एक कांस्टेंट साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर करके दिया है, वो हर जगह एप्लीकेबल है, वो हमें रटना ही होगा। वो हमारा और तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं है कि कभी भी चेंज होगा। ओके, ठीक है, समझ में आया? ओके, यहाँ पे एफ फोर्स, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यहाँ पे जी हो गया, एफ फोर्स हो गया, M1 M2 मास हो गया, मास ऑफ वन, मास ऑफ टू, एंड डी क्या हो गया हमारा? डी हमारा हो गया डिस्टेंस, उसका स्क्वायर ऊपर दे दिया। समझ में आया? और जो नीचे इसकी वैल्यू होती है, ये इन्वर्सली होती है। क्या होती है? इन्वर्सली होती है, और ऊपर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आया? ठीक है, मतलब जैसे कि अगर मैं मास बढ़ाता हूँ, क्या मैं मास बढ़ाता हूँ ऑब्जेक्ट का, M1 का मास बढ़ाता हूँ, तो फोर्स बढ़ जाएगा। ओके, बट अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, तो डिस्टेंस वैसे यूनिवर्सली है, तो डिस्टेंस घट जाएगा। समझ में आया? हाँ, वही है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे सब वो सब एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो सब समझ लियो। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, SI यूनिट। शो डैट SI यूनिट्स, डेट यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन।
ऐसा यूनिट तब तक पता लगेगा कि छोटी सी क्लास में 6, 7, 8 में इंट्रोड्यूस हो जाता है, विच इज़ अ इंटरनेशनल सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम दुकान पर सामान लेने जा रहे हैं तो क्या वो बोलते हैं ना कि 1 किलो ये दे दो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर। तो वो चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए होता है कितना मुझे चाहिए। जैसे कि अगर दूध है तो लिक्विड है तो वो लीटर के लिए यूज़ होगा, बट अगर मैं आलू या प्याज या ये सब ले रहा हूँ तो इसके लिए मैं किलो का यूज़ करूँगा। उस बेस पे एक टर्म आया इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे समझ रहे हो ना, पूरे अर्थ पे कांस्टेंट होगा, मतलब हर जगह सेम होगा, अलग अलग नहीं होगा। समझ में आया? जैसे कि क्या होता है कि गांव में क्या लोग बिगहा यूज़ करते हैं ज़मीनों को करने के लिए, बट वही बाहर कंट्री में लोग कुछ और यूज़ करते हैं। तो वही तो, बट एक कुछ कांस्टेंट टर्म है जो हर जगह सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम का इन्वेंशन हुआ, विच इज़ एसआई यूनिट। तो यहाँ पे एसआई यूनिट दिया हुआ है न्यू, बट आई होप कि तुम लोग को ये सब पता होगा। ओके, तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे मैं इसका हाईलाइट करता हूँ, तो जो हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं वो बेसिकली आप सभी नोट्स बना लिया करो। ओके, तो जो अर्थ है वो एक, जैसे कि क्या होता है, यहाँ पे एक टॉपिक है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लाइक क्या होता है, अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओके, सपोज दैट ये माउस मैंने लिया, इसके ऊपर मैंने सब फोर्स लगाया, तो जब फोर्स लगाया तो ये आगे की ओर गया, तो ये एक्सेलरेट किया। तो यहाँ पे जो अर्थ है वो फोर्स एक्ट कर रहा है हैज़ अ फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो फोर्स जो एक्ट कर रहा है, तो उस बेस पे ऑब्जेक्ट मूव करेंगे। ओके, तो उसकी एक वैल्यू होती है, उसी को बोला गया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, जो कि डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। यहाँ पे पहले तो आप डेफिनेशन के लिए लिख सकते हो कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट इज एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड हैज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इसका डेफिनेशन हो गया। ओके, तो ये डिनोट किससे किया जाता है, जो मतलब कि समझ में, जो अर्थ जो अपना ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस बेस पे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहे हैं, उसको बोला गया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको डिनोट किया जाता है स्मॉल जी से। कैपिटल जी से हम लोगों ने देखा क्या डिनोट किया, उधर यूनिवर्सल में डिनोट करते थे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को, बट एक्सेलरेशन को स्मॉल जी से डिनोट किया जाएगा। ओके ओके, और यहाँ पे इट इज़ अ एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, क्वांटिटी जो होते हैं वो दो टाइप की होती है, एक होती है वेक्टर, एक होती है स्केलर। समझो इस बात को, जो क्वांटिटी होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है वेक्टर, एक होती है स्केलर। जैसे कि हमारा जो वेक्टर क्वांटिटी है, क्या वेक्टर समझते हैं। देखो राइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। और सपोज दैट वेलोसिटी, जो हमारी वेलोसिटी है, और वो कौन सी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक होती है वेक्टर, एक होती है स्केलर। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके पास होगा मैग्नीट्यूड, उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड, और उसके पास डायरेक्शन होगा। क्या होगा, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन होगा। अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड एक वैल्यू, हाँ, अगर 9, 8 होता है, 9, 8, क्या ये एक मैग्नीट्यूड है? हाँ, ये एक मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी एक वैल्यू। डायरेक्शन, डायरेक्शन सभी को पता है, ईस्ट वेस्ट या राइट, वहाँ से आ रहा है इस डायरेक्शन से, वेस्ट से, ये सब डायरेक्शन होगी। समझ में आया? तो एक ऐसी चीज़ जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन दोनों हो, वो हमारी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ओके, समझ में है? ठीक है। इस अभी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी भी मेंशन किया गया है, स्केलर। ओके, ठीक है। तो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ओके, ठीक है। तो जो हमारा ये हुआ स्मॉल जी, इसकी वैल्यू जो कि यहाँ पे 9.77 दिखा रहा है, विच इज़ 9.8 हम यूज़ करते हैं। ओके, समझ में है? तो ठीक है, इससे ये क्लियर हुआ कि इसके बारे में हमने समझा, जो फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, एक्सेलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट, उस बेस पे एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन निकला, एंड उसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। उसकी एक वैल्यू है 9.77, यहाँ पे मेंशन है, 9.8 नॉर्मली यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है। तो जो ये स्मॉल जी है, इसकी वैल्यू भी हमने समझा, बट इसकी कुछ वेरिएशंस हैं, समझ रहे हो? 9.8, क्या यहाँ पे 9.8 अगर ये मेरे पास है, इसको अगर मैं ड्रॉप करता हूँ यहाँ से, तो ये नीचे जा रहा है। समझ में आया? ये नीचे जा रहा है किस स्पीड से, 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। समझ में आया? ओके, अभी एक ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे है, वो
एक बिल्डिंग के ऊपर है, सपोज डेट एजप्शन करो कि एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये 0 है, ये 1 सेकंड में कितना नीचे आएगा, 1 सेकंड में 9.8 आएगा, कितना 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये नीचे आएगा। 2 सेकंड में कितना होगा, 2 सेकंड में कितना होगा, कितना हो जाएगा इसकी स्पीड, 2 सेकंड में हो जाएगा ये 17.6, कितना 17.6। 3 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 3 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 29.4। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि 4 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, मतलब 1 सेकंड में 9.8, अगले सेकंड 17.6, तीसरे सेकंड में 29.4, फिर 4 सेकंड का मुझे कमेंट में बताओ कितना हो जाएगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ओके ओके, तो यहाँ पे देखो, तो वेरिएशंस जो हैं चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पे 3 टॉपिक मेंशन है। फर्स्ट ए, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, चेंज विथ हाइट एंड चेंज विथ डेप्थ। जो 9.8 है वो बात सही है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 9.8 है, बट कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट पे 0 भी होता है, समझ में आया, और कम भी होगा टाइम के साथ साथ। सपोज डैट चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, देखो क्या हुआ, जो अर्थ का सरफेस है, विल द वैल्यू ऑफ जी बी सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ? द आंसर इज नो। समझ मतलब कि जो जी है क्या वो अर्थ के हर सरफेस से सेम है? तो आंसर इज नो। द रीज़न इज डैट द शेप ऑफ द अर्थ इज the shape of the earth is not exactly spherical, and so the distance of the point on the surface of the earth is center affairs somewhat the place of the place। एक्चुअली जो हमारा अर्थ है ना, बेसिकली वो बोलते हैं सर्कल है, बट वो सर्कल नहीं है, वो स्पेरिकल नहीं है। ओके, ऊपर से थोड़ा सा चिपटा हुआ है एंड साइड से थोड़ा सा ज़्यादा उसका रेडियस है। ओके, तो जितना रेडियस बढ़ेगा उतना ज़्यादा ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। समझ में आया? लाइक यहाँ पे 9.8 था, बट एक पॉइंट पे जो इक्वेटर है, इक्वेटर वो जो इमेजिनरी लाइन नहीं होता, हमने ऐसा सिस्टम पढ़ा है, तो इक्वेटर पे 9.7 हो जाएगी इसकी वैल्यू। समझ में आया? ओके, एंड पोल्स पे 9.8 रहेगा, पोल्स पे 9.8 रहेगा, पोल्स पे 9.8 रहेगा, बट इक्वेटर अर्थ ऐसा है तो यहाँ से ज़्यादा रेडियस हो गया, तो इक्वेटर पे 9.7। ओके, मतलब कि जो सरफेस है अर्थ उस पे भी हमारा वेरिएंस करता है ग्रेविटी की वैल्यू। सेकंड, हाइट। अभी क्या मैं माउंट एवरेस्ट पर अगर चढ़ जाऊँ, 8 किलोमीटर है, तो उस पर कुछ होगा नहीं। एरोप्लेन जो कि 10 किलोमीटर ऊपर से उड़ रहा है, नहीं। नॉर्मली जो हमारी जो बलून्स होते हैं ना, वो 38 टू 40 किलोमीटर तक ऊपर हाइट में उड़ाया गया है, तो उतना ज़्यादा ग्रेविटी का वहाँ पर भी इफ़ेक्ट नहीं है, कम होता है बट उतना नहीं। बट उसको ऊपर जो वेदर जहाँ से सेटेलाइट से किए जाते हैं वहाँ पे थोड़ा कम होगा। फिर और ऊपर जाएंगे, कम्युनिकेशन जैसे टीवीएसन कॉल्स वगैरह, जो कम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट्स हैं वहाँ पे और कम हो जाएगा, एक पॉइंट पे 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मेंशन है, देखते हैं। ये चार्ट देख लो, बेसिकली पूरा पैराग्राफ में वही मेंशन है जो मैंने बताया। हाइट है यहाँ पे, अगर 0 हाइट मतलब वही जो नॉर्मल इसका मेरे हाथ के इतना, या जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं, ठीक है, उस पर 9.8। माउंट एवरेस्ट अगर मैं 8 किलो अर्थ की सरफेस से मैं 8 किलोमीटर ऊपर चले जाऊँ तो कितना होगा, तो भी 9.8 रहेगा। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द मेड मैन बलून। जो बलून है मैंने बताया वो 36 और 40 तक भी गया है, यहाँ पे 36 मेंशन किया गया है। तो उतना ऊपर अगर बलून जाता है तो जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो 9.7 हो जाएगी। फिर जो वेदर वाली सैटेलाइट्स हैं 400 किलोमीटर ऊपर 8.7, और जो हाईएस्ट कम्युनिकेशन वाली जो सैटेलाइट्स हैं वहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.225। समझ में आया? ग्रेविटी की वैल्यू जो अभी 9.8 है वो उस लेवल पे जाने के बाद 0.225 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हाइट से फ़र्क पड़ता है ग्रेविटी को। ओके ओके, थर्ड, चेंज विथ डेप्थ। यहाँ पे 0.225 है, एक पॉइंट पे ये 0 भी हो जाएगी, उसको स्केप वेलोसिटी पढ़ेंगे आगे समझते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड, चेंज विथ डेप्थ।
डेप्थ के हिसाब से भी हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो चेंज होती है। द वैल्यू ऑफ जी इज़ ऑल्सो चेंज इफ़ वी गो इनसाइड द अर्थ। अगर अर्थ है ये, अर्थ के बीच में जो है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। अगर हम लोग इस पॉइंट पे पहुंच जाएं, इस पॉइंट पे मान लो मैं आ जाऊं, तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लोग इसे समझ नहीं पाते। अभी देखो यहाँ पे है, तो यहाँ से अर्थ जो है वो यहाँ पे फोर्स लगाएगा सेंटर की ओर, बट ऊपर से भी फोर्स लगेगा, ऊपर से भी फोर्स लगेगा, और वो फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बीच में जहाँ पे मैं हूँ यहाँ से इतना हो जाएगा, फिर समझ रहे हो? ओके, ये टॉपिक कहीं ना कहीं समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक बार में नहीं समझ में आता है। मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करता हूँ जो आप सभी पढ़ो, फिर उसको लर्न कर लो, जो ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ज़्यादा वो रहेगा टाइम टेकन, अगर ये लगता है तो। ओके, एक्चुअली यहाँ पे जो ऑलमोस्ट सारे पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, इतने पूरे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना कि जो रेडियस और जो मास है और फॉर्मूला के अंदर वो क्या हो रहा है कि द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ द चेंज इन आर एंड एम, द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज। तो जी डिक्रीज हो जाएगा, अगर हम लोग जितना भी नीचे जाएंगे अर्थ के सरफेस के, तो हमारी जो जी की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इतना ही समझो, मतलब ये समझ में आया कि जो वेरिएंस होता है वो जी में वेरिएंस होता है तीन उसके टाइप से। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, शेप के हिसाब से चेंज होता है, इक्वेटर पे अलग है एंड पोल्स पे अलग है। एंड उसके बाद हमारा आ गया क्या, हाइट, हाइट के हिसाब से भी अलग हुआ, वेरिएंस किया। एंड थर्ड वन है डेप्थ, डेप्थ के हिसाब से भी अपना चेंज हुआ। ओके, अभी यहाँ पे अगला टॉपिक आ गया मास एंड वेट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा गया डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, डिफाइन मास, डिफाइन वेट। तो ओके, समझते हैं। मास इज द अमाउंट मैटर, पहले इसका डेफिनेशन आप रख लो। मास इज अमाउंट प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, द SI यूनिट ऑफ मास इज केजी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वैल्यू वेयर एवरीवेयर। ओके, ठीक है, इतना। एंड इट इज अ वैल्यू एवरीवेयर, इट इज अ वैल्यू डज नॉट चेंज इवन व्हेन वी गो प्लान वन प्लान अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। ओके, देखते हैं। देखो, तो मास एंड वेट क्या होता है मैं सिंपल समझाता हूँ। देखो ये बॉटल है, ओके, इसका जो मास है, ये मून है, अगर ये मून पे है और ये अपना मास वेट करता है, एक मशीन है उस पर वेट करता है, तो इसका मास सपोज रेट आता है कितना, इसका मास 10 आता है, 10 kg इसका मास आता है मून पे। और ये दूसरे प्लेनेट पे जाएगा, मरकुरी पे, वीनस पे, अर्थ पे, दूसरे प्लैनेट्स पे जाएगा, तो मास इसका सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। समझ में? मतलब मास जो कहीं भी जाएगा हर जगह सेम होगा। चेंज क्या होगा? चेंज होगा हमारा वेट। समझ में? अगर मैं अर्थ पे हूँ तो यहाँ पे मेरा वेट कुछ और है, मैं मार्स पे जाऊँगा मेरा वेट कुछ और होगा, मैं मरकुरी पे जाऊँगा वहाँ पे मेरा वेट कुछ और होगा। समझ? वेट चेंज होगा, बट जो मास है वो मेरा यहाँ पर भी कांस्टेंट है, मून पे भी कांस्टेंट है, हर जगह कांस्टेंट है। समझ में है? जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड जो वेट है वो यहाँ पे मेंशन, वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मैंने डिफरेंस भी समझाया है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसके पास डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, ओके। A weight is an object defined as the force with the earth attracts the object, and F is denoted by uh, W. Okay. मास और वेट के बीच में डिफरेंस समझ में आया? ओके, ठीक है, ये फॉर्मूला है, देखते हैं इसको आगे। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे अर्थ फोर्स लगा रहा है 9.8, तो जब मैं वेट कर रहा तो फोर्स भी उसके अंदर मल्टीप्लाई हो जा रहा है, उस बेस पे मेरा जो मास है वो बढ़ जा रहा है। तो जितने प्लैनेट्स होते हैं उसके अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू होंगे, वहाँ पे अलग अलग वैल्यू होगा, तो उस बेस पे हमारे मास के अंदर वो मल्टीप्लाई होता है, उस बेस पे हमारा वेट निकल के आता है। बट जो मास है वो कांस्टेंट है, ओके, मास कांस्टेंट है, और जो वेट है वो वेरीज करता है प्लैनेट टू प्लैनेट। ओके, ओके, तो आवर टॉपिक इज फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है बेसिकली? फॉल मतलब कोई चीज़ गिरना, फ्री फ्री मतलब फ्री होकर गिरना, कोई भी रुकावट नहीं आ रहा है। क्या? कोई भी रुकावट नहीं आ रहा है, वो फ्रीली गिर रहा है भाई, फील करके फ्रीली गिर रहा है वो। ओके, तो इसका मतलब होगा फ्री फॉल। तो बेसिकली क्या है, अभी सपोज डैट अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ गिराता हूँ, ये पेंसिल है मेरे पास, इसको मैं यहाँ से फ्री फॉल करता हूँ इसका, तो ये ऐसे गिरा, ओके, तो ये गिर रहा है यहाँ पे,
बट यहाँ पे इसको लग रहा है एयर रेजिस्टेंट, क्या एयर रेजिस्टेंट लग रहा है इसको यहाँ पे। ओके, कुछ रुकावटें लग रही है, हवा इसको रोक रहा है। सपोज डेट मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। हाँ ओके ठीक है। मेरे पास ये पेपर है और एक मैं नोटबुक लेके आता हूँ, वेट। लाइक ये पेंसिल, इसको मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूँ तो ये गिर जा रहा है। ओके, बट अगर ये पेपर है, ये क्या है, ये पेपर है, इसको मैं थ्रो करूँगा तो देखो ये स्लोली गिरेगा। ये क्या होगा, स्लोली गिरेगा। भाई कहाँ गया? ओके, ये स्लोली गिरेगा। ओके, पेपर स्लोली गिरेगा, या मेरे पास कोई मोर पंख हो, मतलब जैसे किसी पक्षी का, वो स्लो गिरेगा। बट कोई भी जो चीज़ रहेगी, सपोज डेट ये चार्जर हो गया या ये बुक हो गया, एटॉमिक हैबिट, इसको मैं ऐसा करूँगा तो गिरेगा। बुक बहुत अच्छी है, ट्राई करना ज़रूर पढ़ने को। ओके तो बट अगर फ्री फॉल हो रहा है, मतलब कोई भी रुकावट नहीं है और गिर रही है, तो दोनों चीज़ साथ में गिरेगी। सपोज डेट अगर हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर दे, पूरी हवा को गायब कर दे, लाइक स्पेस में चले जाएं हम, ओके, या कहीं पे जहाँ पे हवा ना हो उस जगह पे जाएं और दोनों चीज़ को गिराएं। एक साइड कोई एक पेपर होगा और एक साइड कोई नोटबुक होगा, तो दोनों को गिराएंगे, दोनों साथ में नीचे आएंगे सीरियसली। और मैं ट्राई करता हूँ करके दिखाने का, बट देखते होता है कि नहीं, लेट्स सी। ओके, तो ये पेपर है और ये मेरी नोटबुक है। अगर मैं इसको साइमल्टेनियसली अलग अलग करके गिराऊंगा तो बुक पहले जाएगा और पेपर बाद में जाएगा नीचे। ओके, सपोज डैट 2 मंजिले की बिल्डिंग है, वहाँ से मैं कर रहा हूँ। ओके, तो बुक आ जाएगा बट ये पेपर पता नहीं कहाँ चला जाएगा। ओके, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंट। ओके, बट अगर मैं दोनों का मतलब क्या करूँ, अगर मैं इस पेपर को इस बुक पे रख दूँ तो बुक नीचे जाएगा, तो रेजिस्टेंट दोनों पे सेम लगेगा, मतलब ये उसको रिमूव कर देगा, तो दोनों साथ में नीचे जाएंगे। देखो मैंने इस पेपर पे इस बुक को ऐसा कर दिया, अभी देखो ये दोनों साथ में नीचे गए, दोनों साथ में नीचे गए। समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट कैसे फ्री फॉल गए, कि मतलब फॉल मतलब गिरना, फ्री मतलब बिना किसी रुकावट के, ऑब्स्टेकल्स के गिरना। ओके, फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो, दोनों चीज़ साथ में नीचे जाएगी। बट अगर एयर में कुछ या कोई रुकावट आ गई तो फिर वो डिफरेंस हो जाते हैं। ओके, तो देखते हैं अभी यहाँ पे फ्री फॉल के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, लाइक हमारे कुछ न्यूटन्स के इक्वेशन थे, न्यूटन्स के कुछ इक्वेशंस थे जो हमें पता होंगे। ओके, तो इसने क्या कहा है कि न्यूटन के कुछ इक्वेशंस थे, उससे हमें चेंज करना है। ओके, जैसे कि एज इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का था, तो वैसे ही तो हमें क्या करना है, उसको चेंज करना है। मतलब कि ये क्या कह रहा है कि जहाँ पे u है उसको 0 पुट करो, जहाँ पे u है उसको 0 पुट करो, और जहाँ पे a है उसको g पुट करो। समझ में आया? ओके, लाइक इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। अभी फ्री फॉल है वो हमेशा ध्यान देना वो वैक्यूम में ही होता है। ओके, अभी कोई चीज़ है इनिशियली तो 0 पे ही रहेगा ना भाई। कोई चीज़ अगर गिरने जा रही है तो पहले उसको 0 पे ही रहना पड़ेगा, तो उसकी u क्या हो गया, वो 0 हो गया। ओके, एंड ग्रेविटी के रेफरेंस में हो रहा है, तो a क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो a की जगह क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू जी टी, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब जहाँ पे a था उसने वहाँ पे g कर दिया, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू टी जी एस। समझ में आया? ओके, अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, नेगेटिव ग्रेविटी एंड पॉजिटिव ग्रेविटी। जब कोई चीज़, जब सपोज डेट ये चार्जर है, जब कोई चीज़ मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट में फेंकूंगा, क्या करूँगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, सपोज डेट मैं ये लिया ग्रेविटी के ऊपर अपोज में कर रहा हूँ, ग्रेविटी के अपोज में फेंक रहा हूँ, तो ये माइनस g माइनस में लिया जाएगा, मतलब जो वैल्यू 9.8 रहेगी वो माइनस में लिया जाएगा, और जब मैं ग्रेविटी में जाएगा तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा। मतलब जब अवे फ्रॉम द ग्रेविटी रहेगा तो वो नेगेटिव, ओके, एंड जब टुवर्ड्स द ग्रेविटी रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। समझ में आया? ओके, ठीक है, इतना फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। आवर टॉपिक इज़ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, द एनर्जी स्टोर एन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन स्टेट इज कॉल्ड हैज पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कोई भी एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर हुआ है वो हो गया उसका पोटेंशियल एनर्जी। सपोज डेट और मैंने एक रबड़ लिया, उसमें मैंने कोई भी चीज़ को फंसाया और उसको मैंने ऐसे स्ट्रेच किया, तो उसके अंदर क्या हो गया, वो उसके अंदर पोटेंशियल आ गया। क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया, एनर्जी स्टोर हो गया। जब मैं उसको रिलीज़ करूँगा तो वो क्या होगा, काफ़ी स्पीड में जाएगा, काफ़ी स्पीड में जाएगा। जो वॉर्स होती है उसके अंदर देखो, तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मतलब कोई भी चीज़ के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाए, जब उसको हम लोग रिलीज़ करेंगे तो वो उस एनर्जी का यूज़ करके वो जाएगा। समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी मतलब बेसिकली एनर्जी स्टोर करना। ठीक है,
ओके, द एनर्जी स्टोर एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, क्योंकि जब मैंने उसका पोजीशन पीछे लिया तो उसके अंदर क्या स्टोर हो गया, एनर्जी स्टोर हो गया। ओके ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, mgh। ठीक है, देखो यहाँ पे ये इधर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, वेयर एम एंड आर आर द अर्थ मास एंड रेडियस रिस्पेक्टिवली, मतलब ये तो अपना यूनिवर्सल ग्रेविटी हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, एंड यहाँ पे क्या हो गया, एम क्या हो गया, मास हो गया, आर क्या हो गया, रेडियस हो गया, ओके, एच क्या हो गया, हाइट हो गया। ओके ठीक है, स्केप वेलोसिटी, आई थिंक लास्ट टॉपिक है ये हमारे चैप्टर का, स्केप वेलोसिटी। ओके, स्केप वेलोसिटी क्या होता है, स्केप होना, जैसे कि एक ऐसा पॉइंट, जैसे कि अभी ग्रेविटी 9.8 है, हमने देखा था एक पॉइंट पे आके वो 0.2 समथिंग हो गया था जब वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के पास पहुंच गया, ग्रेविटी की वैल्यू कम हुई थी वेरिएशन ऑफ हाइट की वजह से, समझ में आया। तो एक टाइम पे वो क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जब जीरो हो जाएगा जी की वैल्यू, इसका मतलब वो स्केप वेलोसिटी हो गया। इसका मतलब मान लो सपोज डेट मेरे पास ये चार्जर है, ये क्या, ये चार्जर है, मैं इसको ऐसा ऊपर किया, ये नीचे आया, फिर ऐसा और ऊपर किया और नीचे आया, मतलब मैं और स्पीड में फोर्स लगाया, ये और ऊपर गया, मैं और स्पीड में फोर्स लगाया, ये और ऊपर गया, बट मैं कितना ज़्यादा फोर्स लगा दूँ कि इतना ऊपर चला जाए कि नीचे आए ही ना, ऊपर ही रह जाए, नीचे आए ही ना, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज स्केप वेलोसिटी। समझ में है, एक ऐसा फोर्स कि उसके बाद वो ऑब्जेक्ट नीचे आए ही ना, उस फोर्स को बोल देंगे हम लोग स्केप वेलोसिटी। जैसे कि जो मिसाइल्स होते हैं, जो रॉकेट्स होते हैं, जो ऊपर जाते हैं, तो वो स्केप मतलब वो इतना ऊपर जाते हैं कि वो नीचे आ ही नहीं पाते, फिर वो ऊपर जाते हैं, तो ये किस पे काम कर रहे हैं, स्केप वेलोसिटी पे काम कर रहे हैं। समझ में, एक ऐसा पॉइंट जहाँ जी की वैल्यू ज़ीरो हो और वो उसके नीचे ना आ पाए, ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट ना कर पाए, दिस फोर्स इज़ नोन एज स्केप वेलोसिटी। समझ में क्लियर हुआ? ओके ठीक है, यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा इक्वेशन था, न्यूटन का थर्ड लॉ जो था ना, एवरी रिएक्शन है अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन का, उसका ये इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे v क्या था, फाइनल वेलोसिटी था। तो बॉल को अगर मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो वो ऊपर जाएगा, तो एक पॉइंट पर रुकेगा ना, अगर मैं चार्जर को ऊपर फेंकूंगा तो एक पॉइंट पर रुकेगा, फिर रुक के वो नीचे आएगा, तो जिस पॉइंट पर वो रुक रहा है तो वो उसका v क्या हो गया, वो ज़ीरो हो गया ना, v क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, तो यहाँ पे v क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, और जो a रहेगा वो क्या रिप्लेस करेगा, उसको ग्रेविटी रिप्लेस कर देगा, तो मतलब a की जगह क्या लिखेंगे, g लिखेंगे, बट और मैंने ये भी बताया कि वो अपोजिट में जा रहा है ग्रेविटी के, तो माइनस में जाएगा, तो माइनस g हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे देखो v ज़ीरो हो गया, यू स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे माइनस g लग गया और ऐसा आ गया। तो मैक्सिमम हाइट क्या हुआ बॉल का, बस उसको उसने उसको क्या किया, एस यहाँ पे हो गया, उसको इस साइड से उस साइड करके वो डिवाइड में चला गया, और यहाँ पे अपना क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया अपना एस इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस 2g। जी क्यों हुआ, क्योंकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये ग्रेविटी के अपोजिशन में जा रहा है। समझ में आया? ठीक है, ओके, तो ये कुछ थे, हाँ एक दो डेरिवेशन छोटे छोटे थे जो हमारे एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो उसको मैंने स्किप किया है। ओके, एंड बाकी सारे थियोरी जितने भी थे इस चैप्टर के अंदर वो सारा कवर किया। ओके, सारा का सारा टॉपिक मैंने कवर किया है। एंड या दिस इज़ अवर फर्स्ट वन शॉट वीडियो जो कि आज कंप्लीट हुआ, ग्रेविटेशन एक वन शॉट में फोड़ा। कुछ वीडियो में अगर प्रॉब्लम लगा हो या कोई चीज़ जो ना समझ में आए उसको कमेंट में बताना, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी बताना। ओके, वो माइक बंद नहीं हुआ तो वीडियो काफ़ी पहले ही हो गया होता, बट कोई ना, ठीक है, कल मिलते एक नए से चैप्टर के साथ। आई होप ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। 20 डेज़ 20 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, उसके बाद फिर मैथ्स पे आते हैं, फिर उसके बाद लैंग्वेजेस, ऑलमोस्ट मुझे तो लग रहा है सारे ही कर लेंगे एग्ज़ाम तक। ओके, तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन है और सपोज डेट थियरी वाले हम लोग करके देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, स्टडी द एंट्रीज एंड द फॉलोइंग टेबल्स एंड रीराइट द पुटिंग द कनेक्शन एंड सिंगल रो। ओके, यहाँ पे 1 2 3 रोज दिए हुए हैं, इसको हमने मैच करना है, कौन सा किससे मैच हो रहा है। फर्स्ट में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे हम लोग मास को किस में मेज़र किया जाता है, केजी में। ओके, मास को किस में मेज़र किया जाता है, केजी में। ओके, एंड फिर यहाँ पे थर्ड वाले में क्या आएगा, सेम इन द एंटायर यूनिवर्स। जो मास होता है बताया था ना, वो पूरे यूनिवर्स में सेम होता है एंड वेट चेंज होते रहता है। तो मतलब देखो, पहले का ये मैंने जो हाईलाइट किया है, फर्स्ट में ये, सेकंड वाला फिर उसके सामने ये आएगा केजी, एंड यहाँ पे थर्ड वाले कॉलम में सेम इन द एंटायर यूनिवर्स। ठीक है, समझ में आया? ओके, ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने रहेंगे वेट के वो सब। इनर्शिया क्या होता है बेसिकली, इट इज़ अ टेंडेंसी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, एक मोटा एक पतला है, ठीक है,
तो अगर मैं धक्का दूंगा जो पतला वाला बंदा है वो गिर जाएगा या थोड़ा दूर जाएगा, बट मोटा वाला नहीं जाएगा, बिकॉज क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है और जो पतला वाला बंदा है उसका इनर्शिया कम है। समझ में इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या होगा? ओके अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। लो यही क्वेश्चन हमने किया था ना, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, ये भी यहाँ पे पूछा है। मास, वो जो मास होता है वो यूनिवर्सल होता है, एंड जो वेट होता है वो क्या होता है, वो प्लैनेट टू प्लैनेट वेरी करता है। ओके फिर उसके SI यूनिट डाल देना एंड उसका फार्मूला डाल देना एंड उसको किससे डिनोट किया जाता है वो लिख देना। ओके फिर यहाँ पे कुछ पूछ रहा है कि फ्री फॉल क्या होता है। कोई भी चीज़ गिरता है जहाँ पे वो वैक्यूम हो उसे क्या बोलते हैं, फ्रीली कोई भी चीज़ फॉल हो रहा है तो विदाउट एनी बोलते ना विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन या कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में ना हो, फ्री फॉल हो गया। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी पूछ रहे हैं यहाँ पे, जो स्मॉल जी का हमने कॉन्सेप्ट समझा 9.8, वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे, शेप पे, एल्टीट्यूड पे मतलब कि हाइट पे, एंड थर्ड डेप्थ पे डिपेंड करता है, वो पूछ रहे हैं यहाँ पे। एस्केप वेलोसिटी, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे ऊपर चला जाता है वो नीचे आए ही ना, मतलब एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी स्पीड कि वो चीज़ ऊपर चली जाए और वो नीचे ही ना आए, दिस इज़ कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब कि अ फोर्स विच इज़ एक्टिंग ऑन टुवर्ड्स द सेंटर, दिस इज़ नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, राइट 3 लॉस ऑफ द गिवन कैप्लस। इसने जो कैप्लस ने वो जो 3 लॉस दिए हुए थे वो हमें बताना है यहाँ पे, बताओ तीनों लॉ बता देना। ओके ठीक है बाकी न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है, मुझे कमेंट में बताना, एक्सप्लेन वाई द वैल्यू ऑफ G इज़ 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अर्थ के सेंटर पर क्यों वैल्यू 0 हो जाती है ग्रेविटी की। ओके सोचो इस पर और मुझे क्वेश्चन में बताना। ओके एंड बाकी जो भी क्वेश्चन थे यहाँ पे, वो जो प्रूफ वाले हैं ना उसके मैं एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा उसके लिए, वो ज़्यादा है भी नहीं। ओके एंड यहाँ पे बाकी न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स के भी हम वीडियो लेके आएंगे। बस आपको क्या करना, जो फार्मूला थे जो वो सब थे वो करना रहेगा, ठीक है। ओके तो या अपना चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ। कल अपन आएंगे, मिलेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बहुत अच्छे से फोड़ेंगे इसको। मिलते हैं कल की अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।